Hello students, good morning. Today we discuss the indirect method to measure the length और हाइट। एक ही बात है बेटा। पहली बात, डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें जैसे हमें इस लेंथ को मापना है, एक मीटर स्केल लेके इसके ऊपर रख के ये नोट कर लेंगे कि भाई इसकी लंबाई कितनी है। दैट इज द डायरेक्ट मेथड। बट नाउ वी डिस्कस द इनडायरेक्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस पोल की हाइट मापनी है, इस पोल की हाइट, इस पे चढ़ नहीं सकते हम, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होके सी पे ये एंगल माप लेंगे, ये एंगल। उसके बाद ये बी सी लेंथ माप लेंगे। दो चीजें हो जाएंगी हमारे पास, एक ये एंगल और एक ये बी सी लेंथ। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री से हमारा टेंजेंट थीटा ए बी बाई बी सी हो जाएगा। ए बी बाई बी सी, ए बी बिकम्स बी सी इंटू टेन थीटा। ये इसमें वैल्यू पुट करके इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। दिस टाइप ऑफ मेथड विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया कि भाई इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट मेथड में तो हम कोई भी चीज मेजर कर देंगे सीधी, और इनडायरेक्ट मेथड में हम कोई दो चीजें माप के फिर उनकी हेल्प से कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए पहली बात ये कि दिस मेथड, ये जो इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें आपको लिखना है कि दिस मेथड यूज द ज्योमेट्री, यूजेस द ज्योमेट्री। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ज्योमेट्री की हेल्प से ही तो निकाला है ना, ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स, ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब जैसे हमने ट्रायंगल्स किया है उसको कहेंगे टू मेजर ज्योमेट्री द ट्रायंगल्स, टू मेजर हाइट ऑफ ए टावर, हाइट ऑफ ए टावर और हाइट ऑफ ए पोल एक्सेट्रा, हाइट ऑफ ए पोल एक्सेट्रा। इस जिसमें हम ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स यूज करते हैं, हाइट ऑफ ए ट्री, दैट मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। जिस इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, और इस पहले इनडायरेक्ट मेथड का नाम है ट्रायंगुलर मेथड। दिस मेथड विल बी कॉल्ड ट्रायंगुलर मेथड। तो पहली बात तो आपको ये करना है कि भाई इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द लेंथ, फर्स्ट ट्रायंगुलर मेथड। This method is used the geometry of triangles to measure the height of a tower or height of a pole। बेटा इस ट्रायंगुलर मेथड का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ट्रायंगुलर मेथड का, when base of object is accessible, बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज असेसिबल, मतलब जिसके बेस तक हम पहुंच सके उसको कहेंगे बेस ऑफ। व्हेन बेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज असेसिबल, फॉर एग्जांपल दिस इज द टावर whose base B is approachable। Let a tower AB whose base कौन सा बेस है, B, is
अप्रोचेबल, जो बेस हमारे लिए अप्रोचेबल है, जिस बेस तक हम पहुंच सकते हैं, whose base is approachable. For example, this. Then select a point C. Select a point C and measure the angle. Measure the angle subtended at A. Measure the angle subtended at A with the help of ये इंस्ट्रूमेंट का नाम याद करना है, दैट इज कॉल्ड सेक्सटेंट, सेक्सटेंट और रेंज फाइंडर, रेंज फाइंडर। ये इंजीनियर्स के पास होता है। बस आपको लिखना है भाई, एक टावर ले लिया, उस टावर का बेस अप्रोचेबल है, हमने एक ये सी पॉइंट सेलेक्ट किया, इस सी पॉइंट पे खड़े होके एक सेक्सटेंट नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डी होती है ना, ऐसे ये डी के एंगल लगे होते हैं, और फिर यहां से हम एक रोड को ऐसे घुमाते हैं जहां पे वो रोड उसकी लाइन के साथ मिल जाए, ये एंगल हम उस पे रीड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सटेंट और रेंज फाइंडर। यहां पे खड़े होके हमने उस थीटा को माप लिया, उस यहां पे खड़े होके उस थीटा को माप लिया। नाउ BC कैन मेजर डायरेक्टली, BC को डायरेक्टली माप लिया, कैन मेजर डायरेक्टली, और सेक्सटेंट की हेल्प से थीटा माप लिया। देन फ्रॉम दिस डायग्राम tan थीटा इक्वल टू AB by BC, AB by BC, then AB which is equal to height of a tower is equal to BC into tan थीटा। ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री की बात है, टेंथ की, कोई बड़ी बात नहीं। बस कोई पोल है हमारे पास, हमें उसकी हाइट मापनी है, उस पे हम चढ़ नहीं सकते, हमने एक जगह खड़े होके सेक्सटेंट या रेंज फाइंडर की हेल्प से ये एंगल माप लिया। BC हमने डायरेक्ट माप ली जमीन पे, क्योंकि हम B तक पहुंच सकते हैं। उस BC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये हमने हाइट माप ली उस ऑब्जेक्ट की जिस ऑब्जेक्ट का बेस अप्रोचेबल हो, जिसका बेस अप्रोचेबल हो, इस और उस ऑब्जेक्ट को जिसका बेस अप्रोचेबल है उसे असेसिबल बोलते हैं, असेसिबल। बेटा उसके बाद ये इस मेथड का क्या नाम है? ट्रायंगुलर मेथड। इसका बी पार्ट व्हेन बेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज नॉट अप्रोचेबल, when base of a object is not approachable, जिसके बेस तक हम ना जा सकें, उसको क्या कहना है? इनअसेसिबल। इनअसेसिबल, जिस ऑब्जेक्ट के हम बेस तक ना पहुंच सके, जिसका बेस अप्रोचेबल ना हो, अप्रोचेबल ना हो, उसको बेटा अप्रोचेबल की स्पेलिंग अच्छी तरह याद करनी है। इस बातों का टीचर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। APPORACHABLE अप्रोचेबल। बेटा उसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचेबल या दूसरा नाम इनअसेसिबल, ये बहुत टिपिकल है।
इसमें पहले मैं आपको जो गलत चीज करवाऊंगा पहले एक बार, भाई जैसे ये कोई माउंटेन है, इसकी ये हाइट मापनी है हमें, तो आप या मैं इस बी तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमने यहां पे 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट, एक सी और एक डी। सी पे खड़े होके हमने ये एंगल मापा θ1, डी पे खड़े होके ये एंगल मापा θ2 विद द हेल्प ऑफ वही सेक्सटेंट और रेंज फाइंडर। अब ये जो मैं अब आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा, ये आपको करनी नहीं, बस समझनी है कि भाई इस कैलकुलेशन में कमी क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखो, ट्रायंगल ABC tan θ1 इक्वल टू AB by BC, tan θ1 इक्वल टू AB by BC। ट्रायंगल ABD tan θ2 इक्वल टू AB by BD, tan θ2 इक्वल टू AB by BD। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज, चलो दोनों लिख लो, साइन थीटा एंड टेन थीटा, इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन थीटा। ये अच्छी तरह याद करना है, पता है आपको, पर मुझे तो मेंशन करना पड़ेगा ना। जब हम थीटा इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे आपको पता है साइन 0 साइन 90, साइन 0 साइन 91, इसका मतलब जब हम एंगल 0 से 90 ले जाएंगे तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह टेंजेंट थीटा की वैल्यू बढ़ेगी अगर एंगल बढ़ाएंगे तो। अब ये एंगल बड़ा है θ1, ये छोटा है, तो टेंजेंट θ1 बड़ा होगा, इसलिए हम ये कह देंगे कि सबट्रैक्ट कर दिया टेंजेंट θ1 इक्वेशन -2 इक्वेशन, टेंजेंट θ1 माइनस टेंजेंट θ2 इक्वल टू AB by BC माइनस AB by BD। एलसीएम लिया, AB कॉमन ले लिया, ये एलसीएम हो गया BC इंटू BD, यहां पे ऊपर आ गया BD माइनस BC, और फिर इसको लिख दिया टेंजेंट θ1 माइनस टेंजेंट θ2 इक्वल टू AB इंटू BD माइनस BC इज CD बाई BC इंटू BD। बट मैंने आपको बताया था ये गलत है। गलत क्यों है बेटा? सॉरी, इस कैलकुलेशन में कोई चीज गलत नहीं, पर ये जो फाइनल रिजल्ट आया, इस फाइनल रिजल्ट में आप या मैं ये BC और BD नहीं माप सकते, क्योंकि बी हमारा अप्रोचेबल नहीं है, बी तक हम जा ही नहीं सकते, इसलिए BC इंटू BD नहीं माप सकते। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई आपको। इसलिए जब कोई ये कहेगा आपको होम एग्जाम में भी और न्यूमेरिकल में भी कि इसकी हाइट निकालो विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, तो आप ABC ट्रायंगल लेके इसका कोट θ1 लिखोगे, tan थीटा नहीं, कोट θ1 विच इज इक्वल टू BC बाई AB।
ये करना है वो tan थीटा वाला मैंने आपको इसलिए बताया कि भाई लास्ट में हमारे पास ऐसी चीज मिल जाएगी जिसकी हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, पर इस कोट थीटा में ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमने कोट थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी। सिमिलरली ए बी डी इज कोट थीटा टू इक्वल टू बी डी बाई ए बी, ये सेकंड इक्वेशन। अब जैसे वो याद किया आपने कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज करें तो tan थीटा और sin थीटा इंक्रीज होगा। सिमिलरली इफ थीटा इज इंक्रीज, थीटा इज इंक्रीज, देन कोस थीटा और कोट थीटा की वैल्यू डिक्रीज होंगी। कोट थीटा और कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होंगे जब थीटा इंक्रीज करोगे। तो इसमें कोट थीटा ये रहा कोट थीटा, ये छोटा है बेटा, इसकी वैल्यू ज्यादा है, होना भी चाहिए, बीसी छोटी है, ए बी सेम है। इसका मतलब यहां पे क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन में आ गया कोट थीटा टू माइनस कोट थीटा वन इक्वल टू बी डी बाई ए बी माइनस बी सी बाई ए बी, देन कोट थीटा टू माइनस कोट थीटा वन इक्वल टू वन बाई ए बी, बाहर कॉमन ले लिया, ये बचा बी डी माइनस बी सी। अब इस बी डी माइनस बी सी की जगह सी डी पुट कर दिया, ये हो गया सी डी बाई ए बी। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट ए बी दैट इज हाइट, ए बी दैट इज हाइट इक्वल टू सी डी बाई कोट थीटा टू माइनस कोट थीटा वन। बेटा देख, ये दो पार्ट्स करवाए मैंने आपको, ट्रायंगुलर मेथड टू मेजर द height with the help of indirect method. That indirect method is called triangular method. First, जिसकी हाइट अप्रोचेबल, जिसका बेस अप्रोचेबल हो, असेसिबल हो। दूसरा, जिसका बेस अप्रोचेबल ना हो, इनअसेसिबल हो। ये आपको लर्न करना है कि भाई जब हमारा इसका बेस इनअसेसिबल होगा तो हम सी पॉइंट और डी पॉइंट पे खड़े होके थीटा वन और थीटा टू माप लेंगे। जिस थीटा टू की वैल्यू कम होगी वो कोस थीटा टू माइनस कोट थीटा वन, क्योंकि थीटा टू की वैल्यू कम तो कोट थीटा टू बड़ा, थीटा वन बड़ा तो कोट थीटा टू छोटा। ऊपर आ गया सी डी माप लेंगे डायरेक्ट मेथड से। सी डी कैन मेजर विद डायरेक्ट मेथड, और फिर इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यू पुट करके, इन दोनों फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करके हम ये हाइट ऑफ टावर निकाल देंगे। हाइट ऑफ टावर, बेटा ये दो पार्ट हुए। एक इनडायरेक्ट मेथड हुआ जिसका नाम है ट्रायंगुलर मेथड। उस ट्रायंगुलर मेथड के दो पार्ट। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है भाई, इसके इस इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर एक न्यूमेरिकल है
जो आपको याद करना है, लिखो इसे कॉपी पे, द शैडो, शैडो ऑफ ए पोल, किसी पोल की शैडो, स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, पोल की शैडो स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड इज फाउंड टू बी, इज फाउंड टू बी 45 मीटर, 45 मीटर लॉन्गर, shadow find to be 45 meter longer when sun सूरज का altitude is 30 degree, then when it was मतलब एल्टीट्यूड पहले 30 था, when it was 60 डिग्री, determine the height of pole। इस एक ही क्वेश्चन से आपका वो जो मैंने अभी इनडायरेक्ट मेथड बताया था उससे हो जाएगा। इसमें ये भी नहीं कि भाई हमने कोई डायरेक्ट चीज मापी है, इसमें सिर्फ उसने ये कहा है कि ये पोल है, ये पोल, इस पोल, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, सन इस ढंग से है कि इस पोल की छाया यहां पड़ती है, यहां तक, ये इस पोल की शैडो है, सन ऐसे है, उस पोल की शैडो ये है। अब जब सन का एल्टीट्यूड 60 हो जाता है, सॉरी 30, जब इसका एल्टीट्यूड 30 हो जाता है तो इस पोल की शैडो 45 मीटर इंक्रीज हो जाती है। बेटा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपको ट्राई करनी है। Shadow of a pole standing on ground is found to be 45 meter longer when sun altitude is 30, then when it was 60। मतलब जब इसका एल्टीट्यूड 60 था उस टाइम से जब इसका एल्टीट्यूड 30 हो जाता है तो इसकी शैडो 45 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। अब बताओ यहां पे, इसे ले लिया H, ये आपको पता चल गया BC, आप फॉर्मूला लिख दोगे H इक्वल टू, ये वो और दिक्कत है। अब कभी आप ये कहो कि भाई वहां ये BC यहां DC, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। H इक्वल टू CD बाई कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। अब कोट थीटा 2 कौन सा, ये वाला, थीटा 1 क्या लोगे, ये वाला, क्योंकि एंगल छोटा है, ये थीटा 2 है, एंगल छोटा है तो कोट बड़ा है, इसलिए कोट 30 माइनस कोस 60, ये H की वैल्यू आ गई बेटा 45 डिवाइड बाई कोट 30 माइनस कोट 60 मीटर। ये काम खुद करना, इसकी वैल्यू खुद निकालना, अपने आप सोल्व करना इसे। ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया है किस मेथड के ऊपर, ट्रायंगुलर मेथड का वो टाइप जिसमें बेस असेसिबल नहीं है, इनअसेसिबल है, उसके बेस पे ये न्यूमेरिकल है।
आपकी बुक में भी है, देख लेना एक बार चेक करके। बेटा नेक्स्ट मेथड में आपकी बुक वालों ने इन सब का अलग अलग नाम दिया हुआ है, सब मेथड्स का अलग अलग नाम। पर बेटर ये है कि हम एक नाम देके फिर उसके पार्ट्स कर लें। उसके लिए सबसे पहली तो ये चीज लिखो कि ये प्लेन सरफेस है, एक रे ये आई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन फिनोमेना है भाई, रिफ्लेक्शन। ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा मैं, आपकी छोटी क्लासेज में भी आता है और 12th में भी आएगा। इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। हाँ, एक नाम और, रे ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे या रे ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन के लॉ में हमारा प्रिंसिपल है कि I मस्ट बी इक्वल टू R, I मस्ट बी इक्वल टू R। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा दूसरा 10th की बुक में है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको अभी करवा रहा हूं। एंड गिव द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। ये 10th का क्वेश्चन है कि जो ये रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन के ड्यूरिंग एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। तो इसका आंसर लिखना है आपको 180 माइनस 2i और 180 माइनस 2r, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। इसका मीनिंग समझो कि है क्या ये, कि जब ये रे ऐसे आती है और इस सरफेस पे रे ना टकराती, इस सरफेस पे, तो ये ऐसे सीधी जाती, पर रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे चली गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए ये रे जो रिफ्लेक्शन ना होता तब ऐसे जानी थी, रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे गई, तो ये एंगल हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। इसको मैंने जानबूझ के अल्फा लिख दिया, तो इस एंगल की वैल्यू 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r आएगा। बेटा ये बातें इस चैप्टर में नी है कहीं लिखने की, ना पता ना बुक वाला यूज करता। पर जब तक आप ये चीजें नहीं लिखोगे, ये नी हो गए ये कोई भी टॉपिक। दूसरा, अगर ये रे ऐसे आती है ऐसे, तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही चली जाएगी, I 0 तो R भी 0, नॉर्मली आई और नॉर्मली वापिस हो गई। ये रिफ्लेक्शन के बारे में जितना आपकी छोटी क्लासेज में हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ये रिफ्लेक्शन किसी भी रे में होता है, ऐसे ये रिफ्लेक्शन साउंड में भी होता है। लाइट और साउंड या किसी भी टाइप की वेव रिफ्लेक्शन शो करती हैं। लाइट, साउंड, any type of wave shows the reflection। अब
उस इनडायरेक्ट मेथड के सेकंड उस पे आओ मेथड पे, जिस सेकंड मेथड का नाम बुक वाले ने रिफ्लेक्शन मेथड बोल दिया। रिफ्लेक्शन मेथड में, उस रिफ्लेक्शन मेथड में मैं आपको सारे के सारे ये रिफ्लेक्शन मेथड के ही है। पहले आप ये 3-4 डेफिनेशन, 3-4 ये लिखो कॉपी में। पहला लेजर, LASER, लेजर। इसकी फुल फॉर्म बेटा जो आपको याद करनी है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टीमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपको फुल फॉर्म याद करनी है। लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। दूसरा सोनार 8th में आता था। इसकी फुल फॉर्म सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपको लर्न करनी है। कितनी बार बोल लूं मैं, बात तो वो है ना। लेजर का मतलब ये लर्न करना है, सोनार का मतलब ये लर्न करना है, रडार RADAR रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, दैट इज रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। डी एक और याद कर लेना, अपनी बुक में नहीं है ये डी। मेजर MASER मेजर का बिल्कुल वो ही फॉर्म जो लेजर की थी, बस एल की जगह मास, बाकी सेम। बाई स्टिमुलेटेड एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये मेजर की फुल फॉर्म है। मतलब जो रिफ्लेक्शन मेथड में मुझे आपको करवाना है, कंप्लीट बुक वाले ने 6-7 बात लिखी हुई है इसमें। मैंने सेकंड पॉइंट पे रिफ्लेक्शन स्टार्ट करवा दिया आपको, और आज सिर्फ इस रिफ्लेक्शन के ये 4 फॉर्म करवाए हैं बेटा। कोई बड़ा लेक्चर नहीं है, सिर्फ ट्रायंगुलर मेथड के 2 ऑब्जेक्ट, एक असेसिबल एक इनअसेसिबल, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बेस्ड, और उसके बाद रिफ्लेक्शन मेथड में ये बताया कि भाई रिफ्लेक्शन होता कैसे है। रिफ्लेक्शन में आई और आर इक्वल है, थीटा और थीटा भी, आई और थीटा भी। एक अलग से ये बता दिया मैंने कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन बाई हाउ मच एंगल द इंसिडेंट रे विल बी डेविएटेड। रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे कितने एंगल से डेविएट होगी बेटा। उसके बाद इसके बारे में कल के टॉपिक में हम ये कंप्लीट पूरा कर देंगे रिफ्लेक्शन मेथड। आज इतना ही तैयार कर लेना बेटा। थैंक्स।